Hello everyone, welcome to Ansarkari. Today we are taking up Hindu newspaper of 27th November 2023. Starting with the first article, unveiling the statue of the former Prime Minister, guardian of social justice, VP Singh. तो VP सिंह आंचल का गवर्नेंस कब से कब तक था? ये फेमस आदमी है VP सिंह ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और 1924 से और उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है? एनीवन? उनके तो उनका टेन्योर बहुत इम्पोर्टेंट कमीशन आई थी, मंडल कमीशन जिसका नाम है, एंड उस पे बाद में कंट्रोवर्सीज भी हुई थी। बेसिकली मंडल कमीशन के बारे में अगर मैं बोलूं तो उसमें ओबीसी का जो कॉन्सेप्ट है रिजर्वेशन के लिए कि 27% रिजर्वेशन उनको प्रोवाइड की जाएगी पब्लिक सेक्टर में, गवर्नमेंट जॉब्स में। तो उसके बारे में था, उन्होंने रिकमेंडेशंस दी थी इसी के रिगार्डिंग, एंड फिर इसी के इम्प्लीमेंटेशंस को चैलेंज करने के लिए इंदिरा सुहानी केस आया था। ठीक है, तो बेसिकली ही इम्प्लीमेंटेड द मंडल कमीशन रिपोर्ट कि approximately 27% of reservation were to be given to the SEBC, socially, educationally and backward communities of India. तो उनका गवर्नमेंट भी गिर गया था क्योंकि बीजेपी और बाकी सब ने कांग्रेस पार्टी और बीजेपी दोनों ने अपना उत्तर मैंडेट को वापस ले लिया था। तो वीपी सिंह को इसलिए कहा गया सोशल जस्टिस प्राइम मिनिस्टर उस समय 1991 के पहले के वो। ठीक है, कमीशन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, ड्राइविंग रिसर्च एक्सीलेंस। तो इंडिया में सबसे इम्पोर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूशन यहाँ पर है, तो इसको एक बार प्रेरणा लेना, शायद टिक नहीं होता है यहाँ पर भी। तो CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, देन TBT, ICMR is related to the medical research, ICAR एग्रीकल्चर रिसर्च, ICCR कल्चर रिलेशन। तो ये इंपॉर्टेंट रिसर्च है। इंडिया में जो R&D है अभी करीब करीब 0.6% का आसपास है, वेर एज इन चाइना एंड USA इट इज़ मोर देन 3-4%। तो इट्स जो केसेस कि हमें फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, रिसर्च अपॉर्चुनिटी को बढ़ावा देना चाहिए। और रिसर्च अपॉर्चुनिटी में प्रॉब्लम ये है आजकल के हिसाब से कि वी आर मोर फोकसिंग टुवर्ड्स द नेशनल इंस्टीट्यूशन, IIM, IIT, एम्स एक्सेट्रा। वी मस्ट ऑल्सो सपोर्ट द स्टेट यूनिवर्सिटी। जो डिफरेंसेस है ना रिसर्च का वो ज़्यादा बढ़ जाता है स्टेट यूनिवर्सिटी और बाकी सब नेशनल यूनिवर्सिटी में जो पब्लिक फंडेड होता है, इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस। तो अभी दो कोई एग्जाम्पल बताओ आंचल जो रिसर्च के लिए किया गया है। करुणा अभी बता देना। अटल इनोवेशन मिशन आई कैन रिकॉल। ट्रू, अटल इनोवेशन मिशन। एंड फर्स्ट इज नीति आयोग इंक्यूबेशन सेंटर। हाँ, नीति आयोग इंक्यूबेशन सेंटर, ठीक है। और बाकी सब भी है, हेफाई हायर एजुकेशनल अथॉरिटी का गठन किया गया। और हाल फिलहाल में अभी एस्पायर एक स्कॉलरशिप भी है जिसमें जिसमें दिया जाता है विमेन और बाकी सबको स्टेम एजुकेशन के लिए। उसके बाद अभी रिसर्च में एक और एक स्कीम आया है, वो मुझे भी याद नहीं आ रहा है, वो आप सर्च करके करुणा बता दें, मैं आगे जा। इंस्पायर, हाँ इंस्पायर फेलोशिप है, एक हायर रिसर्च के लिए एक और एक स्कीम है अभी फिलहाल। तो कर्नाटक गवर्नमेंट में ये एक सख्ती फ्री बस सर्विस दिया गया था कि हर एक महिला है वो फ्री बस सर्विस अवेल कर सकती है फ्रॉम द कर्नाटक गवर्नमेंट। तो उसमें क्रिटिसिज्म हुआ कि एक पार्ट ऑफ द फ्रीबी है। तो ये क्या सही में फ्रीबी है कि इट इज ए टारगेटेड बेनिफिशियरी स्कीम फॉर द गवर्नेंस? करुणा, ये फ्रीबी है कि इससे सही में एम्पावरमेंट हो रहा है? मेरे अकॉर्डिंग ये विमेन एम्पावरमेंट में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, क्योंकि विमेन के बारे में अगर हम बात करें तो उनको एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम यही फेस करती हैं वो, कि सेफ पैसेज नहीं होता उनके पास कि वो रात के शिफ्ट्स ले पाए या फिर सेफली ट्रैवल कर पाए अपने जॉब्स के थ्रू। तो आई थिंक उसमें ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा।
ओके, तो मैं अग्री करता हूँ करुणा से कि मुझे वह लगता था, मैं अपना ओपिनियन था कि इट वाज अ पार्ट ऑफ फ्रीबी, बट देखा गया है कि जो अधिकतर विमेन है, they can save around approximately 1,000 rupees per month, 1 to 1.5 thousand। तो साल भर में अगर 12,000 भी बचता है, और हम लोग हमेशा बात करते हैं, हमेशा अपर मिडिल क्लास रिच सेक्शन का बात करते हैं, तो रिच सेक्शन अपर मिडिल क्लास बस से बहुत कम जाते हैं। मैक्सिमम उन लोग उबर या फिर खुद ड्राइव करते हैं, या फिर हस्बैंड या फैमिली की तरफ जाते हैं, वही होता है। लेकिन बाकी जो है, ऐसे होम मेकर, आई यूज टू स्पेंड अराउंड 1,800 रुपीज पर मंथ फॉर बस फेयर। यहाँ पर है कि तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए फायदा है, और पार्ट टाइम वर्कर और स्टूडेंट भी है ये। तो 2,000 रुपया बहुत होता है साल भर में, आप समझ लो कि एक गैजेट आ सकता है साल भर में, आप अलग से इसको खर्चा कर सकते हो बाकी जगह में। तो इट इज अ एम्पावरमेंट स्कीम। तो एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव, तो हम लोग को एक ओवरऑल व्यू पॉइंट चाहिए, हम लोग का जो दायरा है सोचने का, वो सिर्फ और सिर्फ 10 करोड़ पीपल के आसपास का है। हाँ, आई एग्री विथ आंचल कि वुमेन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वाज आल्सो देयर। ट्रू। इसी तरह से केरला में भी किया गया था कि लेकिन सिंगल स्टूडेंट, गर्ल हाँ स्टूडेंट के लिए वोट चलाई गई थी ताकि वो एग्जाम देने के लिए जा सके टाइमली और सेफली। हाँ, लेकिन एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसका ये है कि जो बजटरी प्रोविजन दिया गया है गवर्नमेंट थ्रू द केरला बसेस, अब वो क्या हो गया है कि डिफॉल्ट कर रहे हैं बस, क्योंकि लॉस में जा रहे हैं बहुत सारे बसेस। तो आई थिंक अगर ये स्टेट पर एक एक्स्ट्रा बर्डन क्रिएट हुआ तो, लेकिन तभी जायज़ है, अगर मैं बोलूँ तो अभी स्कीम में से कुछ याद नया नहीं, तो आई थिंक वी कैन मूव फॉरवर्ड। सिल्कियारा, वही सिल्कियारा नाम है टनल का, जहाँ पर 41 जो कंस्ट्रक्शन वर्कर थे वो फंसे हुए हैं टनल के अंदर में। सिल्कियारा टनल है उत्तरकाशी उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट में। जैसे एक बार बात भी हुआ था कि वो अ, एक इम्पोर्टेंट जगह पर है, लैंड सब्सिडेंस हो जाता है वहाँ पर, और इसी कारण हमने डिस्कस किया था कि क्या क्या प्रोविजन लेना चाहिए एनडीएमए और एसटीआरएफ के द्वारा। तो अभी ड्रिलिंग चल भी रहा है। पीपल्स कोर्ट इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको सोचना चाहिए कि एससी सुप्रीम कोर्ट हैज ऑलवेज एक्टेड एज पीपल्स कोर्ट सीजे ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल डे। तो कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर को था, जब कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट हुआ था। इनैक्ट मतलब होता है पास होना पार्लियामेंट में। अब पार्लियामेंट नहीं था उसमें, सॉरी, उसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल था, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में पास हुआ। और जब अडॉप्ट हुआ 26 जनवरी 1950, उसके बाद से इंडिया रिपब्लिक बना। तो इनैक्टमेंट एंड अडॉप्शन इज डिफरेंट। तो यहाँ पर फ्रेटर्निटी क्या होता है आजकल, हमने हमेशा बात करते हैं इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी। व्हाट डू मीन बाय फ्रेटर्निटी? मीन्स ब्रदरहुड कंसेप्ट। हाँ ट्रू, एक लाइन अगर बताया तो कि सबको भाईचारा निभाना चाहिए, साथ में रहना चाहिए, ताकि सोशल फैब्रिक सोसाइटी का हो वो टूटे नहीं, आप सबको एम्पावर करें। तो फ्रेटर्निटी एक जो त्रिकोण बोलते हैं ना, लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी, सब एक दूसरे का सहारा है, ट्राइपॉड ऐसे, कि वो एक हट नहीं सकता, एक भी नहीं हट सकता, दूसरा इम्पैक्ट होता है। और ये फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था उसके मतलब कंटेक्स्ट में, मतलब वहां से इसको प्रमोट किया गया था। तो पीपल्स कोड बनाने के लिए अभी हाल फिलहाल में क्या क्या स्टेप लिया गया है कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? आंचल करूँ ना, एनीवन कैन आंसर आफ्टर दैट, आई विल रीड फर्दर। बताओ आप। पीपल्स कोड का बात तो कर रहे हैं, क्या किया है? एक तो डिजिटल मतलब उसका प्रमोट किया जा रहा है, डिजिटल यूसेज हो रहा है जिससे कि मतलब वर्ड ट्रांसपेरेंसी वर्ड वर्ड मेंटेन होगी। वर्ड ई कोड के द्वारा, EFIR, ई कोड। और जेंडर सेंसिटाइजेशन हो रहा है। ठीक है, दूसरा तीसरा? फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जा रहे हैं। ट्रू। फोर्थ? कितना बोल सकते हो देखते हैं। वुमेन वुमेन को मतलब वुमेन जजेस इंक्रीज किए जा रहे हैं। इंक्रीज ऐसा नहीं बोल सकते डायरेक्टली, अभी ऐसा हुआ नहीं है। और मैं बता रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ दो, कि लोकल लैंग्वेज में जजमेंट को ट्रांसक्राइब किया जाए लोकल लैंग्वेज में।
पहले ऐसा नहीं था, पहले इंग्लिश मैंडेटरी था। अब है कि इंग्लिश में होगा जजमेंट, लेकिन लोकल लैंग्वेजेस को भी एक इम्पोर्टेंस मिल सकता है जजमेंट, मतलब कि उसको ट्रांसक्रिप्ट किया जाए। फिर पांचवा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जा रहा है ताकि जो उनका स्टाफ का जो इशू है उसको दूर किया जाए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसके कारण पांचवा पॉइंट है सबसे इम्पोर्टेंट, जस्टिस क्लॉक। जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज है और फिर सुप्रीम कोर्ट है, उनके पास एक डैशबोर्ड, डैशबोर्ड जानते हो ना, ऑनलाइन साइट है, स्वच्छ भारत अभियान के ऊपर में आप जाओगे तो डैशबोर्ड है, इतने लोग को टॉयलेट मिला लिखा हुआ है सामने, वैसे इतना जजमेंट हुआ, इतना जजमेंट पेंडिंग है। तो वो एक ट्रांसपेरेंसी प्रमोट करने के लिए क्लॉक है, जस्टिस क्लॉक, कितना समय लगेगा। सिक्स्थ पॉइंट इज रिगार्डिंग द जेंडर न्यूट्रल टर्म्स, पहले हम लोग यूज करते थे उसको चेंज किया जाएगा। सेवेंथ इज मोर एंड मोर इंक्लूजन, जैसे करुणा ने बता दिया इसका, और सोच के बताना होगा इसमें। तो अभी करीब सिक्स सिक्स के आसपास समझ में आ रहा है। सेंट्रल डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट टू क्लोजली मॉनिटर केसेस ऑफ रेस्पिरेटरी इलनेस, इन्फ्लुएंजा, इसको डिटेल में ले सकते हैं जब स्लाइड होगा। बाकी इन्फ्लुएंजा क्या डिफरेंसेस है, हेपेटाइटिस क्या होता है, डिजीज सर्विलेंस प्रोजेक्ट क्या होता है। आंचल, यू कैन टेक अप दिस वन। Yes, yes, I am. रिमेम्बरिंग 2611, तो इंडिया का क्या चेंज हुआ 2611 के बाद एटीट्यूड, अगर बोला जाए दो शब्द में। इंडिया प्रिपेयर्ड है इमरजेंसी रिस्पांस टीम्स के साथ, और इंडिया अवेयर है। ठीक है, मैं बोलूंगा कि मोर अफर्मेटिव एंड एक तरह से पैसिव एग्रेसिव जिसको बोलते हैं, वो अडॉप्ट कर चुके हैं फॉरेन पॉलिसी। इसमें उनका था कि पाकिस्तान को डिप्लोमेसी करके उसको अलग किया जाए, पिराया स्टेट बनाया जाए लॉन्ग टर्म में, डायरेक्ट अटैक नहीं करना चाहिए, वो बात हो चुका था, डिप्लोमेसी के हिसाब से उसको घेरा जाए। वो एक चेंज था 2611 के बाद से, इसलिए धीरे धीरे टॉक भी कम होना स्टार्ट हो गया था, पहले बहुत टॉक होता था। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो इतना कंट्रोवर्शियल क्यों बन गया था? Citizenship Amendment Act was passed to speedify the process of giving citizenship from 11 years to 5 years to the migrant belonging to the every religion, Jain, Parsi, Hindu, Buddhist, Sikh, Christian, etc., apart from Muslim, from 3 countries, बांग्लादेश, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। इसके लिए किया था कि उन लोगों को पहले 12 साल लगता था, लेकिन अब 5 साल 6 साल के अंदर में उसको सिटीजनशिप दिया जाएगा, अपार्ट फ्रॉम मुस्लिम कंट्री। क्यों मुस्लिम कंट्री, क्यों नहीं, क्योंकि जो तीनों जो कंट्री था वहां पर रिलीजियस परसिक्यूशन होता है, इसको हटाने के लिए। तो अब क्या हुआ कि एनआरसी का बात हो रहा था, तो एनआरसी में था कि नेशनल रजिस्टर सिटीजन ऑफ इंडिया, ये होता है डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कौन सिटीजन इंडिया का है वो रजिस्टर्ड होता है, क्योंकि आधार इज ए प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। करुणा, क्वेश्चन है तुमसे। यस इट इज। नो इट इज नॉट। इसके कारण ही आधार सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है वो, इसी कारण एनआरसी जरूरत है हर एक कंट्री में। इंडिया में एनआरसी अभी भी नहीं है, तो इसके लिए बोला गया था कि एनआरसी करेंगे, 2011 से बात हो रहा था, तो 2019 में बोला कि करेंगे। अब सीए आ रहा है और एनआरसी आ रहा है, तो उससे क्या हुआ ना कि लोग उसको जोड़े, हमारे जो होम मिनिस्टर है उनमें उन्होंने कुछ बयान दिया था कि भाई बहनों ये तो होता है ना, सोचोगे आप, ऐसे मीम ही वायरल हुआ था कि सीए एनआरसी को जोड़ के लोग देखे थे उस समय। तो सीए तो नोबल स्टेप था, लेकिन प्रॉब्लम एनआरसी का था। क्यों? क्योंकि जो अगर हिंदू माइग्रेंट फॉर फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेश आएंगे इंडिया में, उनका रिलीजियस परसिक्यूशन नहीं है, वो भी इंडिया में आके इलीगली स्टे कर रहे हैं, तो वो सीए के अंदर में तो उनको फ्री हो जाएगा, लेकिन एनआरसी में उनका नाम आ जाएगा कि वो सिटीजनशिप बन गए। लेकिन ऐसा बाकी सब के साथ नहीं हो सकता है, इसके कारण ये डिस्क्रिमिनेशन ही था, बस ये वाला इशू था। उसके अलावा ऐसा नहीं था कि डिटेंशन कैंप में डाला जाएगा बाकी सब माइनॉरिटी को, ये नहीं था।
वो फियर एंड साइकोसिस फैला गया था बाकी लोगों में। ये वाला पहला इशू था। तो अगर मैं बोलूँगा तो 2 लाइन में तो सिटी तो गवर्नमेंट की तरफ से कन्वे नहीं किया गया ढंग से कि क्यों किया जा रहा है। तो रूल्स अभी तक पहली बार बना भी नहीं। इसका मतलब क्या होता है, रूल्स नहीं बनना? और जो माइग्रेशन हमें देखने के लिए मिलता है बांग्लादेश और म्यांमार से नॉर्थ ईस्ट में और ऑल ओवर इंडिया में, जिसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी मिलती है, तो उसके रिगार्डिंग अभी क्या स्टेप लिए जा रहे हैं? देखते जैसे 20 to 15 स्टेट ऐसी है जिनमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग के रैकेट्स भी हैं, और वहां से आए हुए माइग्रेंट ही ज्यादा इन्वॉल्व थे उनके अंदर, बांग्लादेश और म्यांमार से। ट्रू। पहले क्या होता है ना कि जब पास होता है कोई भी बिल तो वो एक्ट बनता है पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट जो भी बिल पास होगा तो पहले बिल कहलाता है, जैसे ही वो पास होता है एक्ट होता है। एक्ट होता है तब इसका मतलब उसको स्टैट्यूटरी प्रोविजन मिल चुका है, उसको डायरेक्शन मिल चुका है कि भैया आप रूल बनाइए। रूल कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट फिर रूल बनाता है उसके अकॉर्डिंगली, तो एग्जीक्यूटिव रूल होता है। अब सिटीजनशिप एक्ट तो पास हो गया लेकिन उसका रूल ही नहीं है। जब रूल नहीं बनेगा तो इन्फोर्स नहीं होगा। इन्फोर्स कौन करता है? एग्जीक्यूटिव बॉडी, जिसके लिए हम लोग एग्जाम भी दे रहे हैं, IAS IP ऑल इंडिया सर्विस, और प्लस हाइयर ब्यूरोक्रेसी और लोअर ब्यूरोक्रेसी। ये इम्प्लीमेंट करते हैं स्कीम को। तो रूल के अकॉर्डिंग करते हैं, एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं करते हैं। तो रूल बनाया जाता है एक्ट के अंदर में। तो रूल बनाया नहीं अभी तक क्या है CA का। आई थिंक आई एम एबल टू कन्वे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रूल एंड एक्ट। यस। LGBTQ कम्युनिटी होल्ड्स प्राइड मार्च, दिल्ली क्यूर प्राइड हुआ था उसके पहले। तो इससे क्या फायदा है करुणा? आई थिंक इससे जो चैलेंजेस फेस करता है LGBTQ+ कम्युनिटी और जो उनका रिप्रेजेंटेशन है वो और भी ज्यादा होना चाहिए। इन चीजों को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और मेरे अकॉर्डिंगली जो मेंटल हेल्थ इश्यूज भी हैं वो भी काफी ज्यादा हैं LGBTQ+ कम्युनिटी में। फिजिकल अब्यूज, वर्बल अब्यूज जो कि वो काफी ज्यादा फेस करते हैं, तो उसके बारे में भी अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है। ठीक है, लेकिन हमेशा देखा है कि LGBT कम्युनिटी, ठीक है इसमें डिटेल में बात करेंगे। LGBTQ है क्या है क्या आचल? ये पता होना चाहिए क्योंकि अभी अ, ये सब वर्ड जानना चाहिए। लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और क्वेर। ठीक है, एक बार सर्च करके समझ लेना कि दोनों में डिफरेंस क्या है बाकी सब में। ST embracing other faiths should not get quota benefit। ये असली में ऐसा होता है कि ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है? ऐसे फॉर एग्जांपल SC ST कोई भी है, वो अगर चेंज कर लिया फ्रॉम फॉर एग्जांपल उनको मुस्लिम बन गए या फिर क्रिश्चियन बन गए, तो क्या वो कोटा में जा सकते हैं करुणा? क्या रिजर्वेशन अवेल कर सकते हैं? आई एम नॉट अवेयर। ST कर सकते हैं, SC नहीं कर सकते। ठीक है, ये शॉर्ट छोटा डिफरेंस है कि ST फ्रॉम एनी रिलीजन इज गिवन द रिजर्वेशन अंडर द आर्टिकल 16 और 15 जो है। लेकिन SC जो है इट इज ओनली स्पेसिफिक टू द हिंदूज, कि भाई उन्हीं के अंदर आपको रिजर्वेशन मिलेगा। अगर आप जैसे ही बन गए कोई और चले गए तो आपको रिजर्वेशन अभी नहीं मिलेगा। तो अभी तो यही प्रोविजन है, लेकिन सब डिमांड होता है कि उसके बाद सबको मिलना चाहिए, क्योंकि जो डिस्क्रिमिनेशन है ऑफ द शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन वो हर जगह है। वो हिंदूज के अंदर में नहीं, वो क्रिश्चियन के अंदर भी है, वो मुस्लिम के अंदर भी है, और जो कन्वर्ट हो चुके हैं उसके अंदर में भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसके अंदर भी कास्टिज्म आ चुका है। सो कॉल जो बोलते हैं कि मेरे अंदर में कास्ट नहीं होता है, तो उनके अंदर भी। लेकिन एक तरह से अगर इस तरफ से अगर देखा जाए तो इस तरफ से बोला बोला जाता है कि अगर उनको अगर मिल जाएगा ना तो बहुत लोग कन्वर्ट भी हो जाएंगे और रिजर्वेशन भी करेंगे, तो जो मकसद है रिजर्वेशन का वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक और क्रिटिसिज्म उसका भी रहता है कि उससे सोसाइटी का ब्रेकडाउन होगा, हिंदू सोसाइटी टूटेगा। ये एक और एग्जाम्पल इसका है। तो ये तो ST कैन गेट रिजर्वेशन लेकिन SC कैन नॉट।
if they have converted it into another religion. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है. Quashing of the quota in private job instilled hope in industrialist migrant workers in हरियाणा. अभी हाल फिलहाल में हमने डिस्कस किया था कि 75% बोला गया था कि 30,000 रुपया जो भी है उसके नीचे जो भी एम्प्लॉयमेंट है उसमें हरियाणी का एक तरह से रिजर्वेशन रहेगा. तो हाई कोर्ट ने उसको बोला कि इट इज रॉन्ग, इट इज वॉलेटिव ऑफ द राइट टू इक्वालिटी और जो प्रोविजन आर्टिकल 16(4) में कि आप कर सकते हो, रिजर्वेशन दे सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ कहाँ से आप आए हो, लेकिन इट इज ओनली रिसाइडिंग विद द जो पावर है इट इज ओनली रिसाइडिंग विद द पार्लियामेंट, इट इज नॉट रिसाइड विद द स्टेट गवर्नमेंट. तो ये एक डिफरेंस था, हमने बात भी किया था. तो सिंपली इम्प्रैक्टिकल है बोलता है फरीदाबाद इंटरनेशनल एसोसिएशन. ये इम्प्रैक्टिकल ऑब्वियस बात है. अगर हरियाणवी पीपल जो है उनके पास अगर स्पेसिफिक स्किल्स है, कोई अच्छा स्किल होगा वो चीज़ में, लेकिन कई कई स्किल अगर नहीं होगा तो फिर टेक्सटाइल वर्कर जो काम करते हैं उनको एक सप्लाई डिमांड का है ना ओवरऑल सिस्टम. तो इट इज़ वेरी प्रैक्टिकल इम्पॉसिबल टू हायर द पीपल नॉट पोजेसिंग सम स्किल्स. तो वही बात है कि थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेंट वर्कर जो हरियाणा में थे उनका क्या होगा. और ये चीज़ एक तरह से ठीक नहीं है फॉर द प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर नुकसान स्टेट के होगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर वहाँ से उठ के कहीं और चल जाएंगे, गुजरात चल जाएंगे, महाराष्ट्र चल जाएंगे, तमिलनाडु चल जाएंगे जहाँ पैसा नहीं है, और फिर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा. तो ये है मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा. पंजाब गवर्नमेंट हम्बल इनिशिएटिव ऑफ फ्री पिलग्रिमेज टू रिलीजियस प्लेसेस. फ्री पिलग्रिमेज ये गवर्नमेंट क्यों प्रमोट करता है? इट इज वॉलेटिव ऑफ द फ्रीडम ऑफ रिलीजन कि आप इसको फ्री पिलग्रिमेज कर रहे हो, आप हेल्प कर रहे हो सिख को अलग से, या फिर आप हिंदूज को भी दे रहे हो, ये सब जो वाराणसी में सब फ्री फ्री, या मुस्लिम को भी ये दे रहे हो. सेक्युलरिज्म को प्रमोट करने के लिए दिया जाता है ना, लेकिन हम लोग बोल रहे थे ना इसलिए वो गवर्नमेंट प्रमोट इंटरवेन कर रहे नहीं हैं इस करना तरीके चाहिए से. ज्यादा से ज्यादा, यहाँ तो इंटरवेन किया जा रहा है, हाँ. फ्री किया जा रहा है ऐसा. तो हम्म. वॉलेटिव नहीं लगता ये चीज. टूरिज्म भी बढ़ेगा, उससे हेरिटेज साइट्स का प्रमोशन होगा. नहीं तो वॉलेटिव नहीं है कि इंडिया जो गवर्नमेंट इंटरवीन कर रहा है ये सब मामले में, जैसा है वरन फ्री क्यों कर रहा है इसको, ऐसा क्यों? सेकुलरिज्म के खिलाफ नहीं. तो एक लाइन बोलना चाहिए था, इंडिया अडॉप्ट्स पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, और जो इंडियन फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म. वहाँ पर होता है कि स्टेट और रिलीजन के बीच में दूरियां रहना चाहिए. इंडिया में ऐसा नहीं. इंडिया में है कि सबको इक्वली प्रमोट कर सकते हैं आप, इक्वली रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं. तो यहाँ इक्वली प्रमोट हुआ है. यहाँ अमृतसर साहिब जो है ये सिख का है, फिर नीचे में वृंदावन धाम ये हो गए हिंदूज के, नीचे में ख्वाजा अजमेर शरीफ दरगाह ये हो गया मुस्लिम के. ओवरऑल तो इक्वल प्रमोट किया गया, तो ये वॉलेटिव नहीं, यही बोलना चाहिए. हाँ चल, यस रोहित. वही बता रहा हूँ कैसे इसको बोलना चाहिए एग्जाम्पल. आयुष्मान भारत सेंटर. आयुष्मान भारत स्कीम क्या है दिव्या? हेल्थ केयर से रिलेटेड है कि 10 लाख तक की मेडिसिन हेल्प की जाएगी जिनको आयुष्मान कार्ड प्रोवाइड करवाए गए हैं, जो उनके अंदर रिजर्व है उनके लिए मेनली. हाँ चल, एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी कि इसमें प्राइवेट और मतलब गवर्नमेंट दोनों हॉस्पिटल्स आई थिंक प्राइवेट एक के लिए साथ वॉलेंट्री, आएंगे. तो ओके. मैंडेटरी नहीं वॉलेंट्री है, ये पूछा गया था पीएससी में, इसी साल तो पूछा गया था 2023 में आयुष्मान भारत कि ऑल्सो टू प्रमोट. 10 लाख फैमिलीज के लिए 5 लाख का प्रोविजन है साल भर में, कि आप 5 लाख रुपीज के जितना आप ट्रीटमेंट करा सकते हो, कोई भी गवर्नमेंट या फिर जो वॉलेंटरी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन उसके अंदर. तो बोला गया कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर कहला जाएगा. जो सेंटर है वो प्रमोट करता है नेशनल हेल्थ मिशन
उसके अंदर में दो है। एक तो है कि आप जन औषधि मतलब होता है कि भाई औषधि, जो औषधि मतलब मेडिसिन, मेडिसिन मतलब हर जन तक पहुंचाए सस्ते भाव में। उसके लिए हमारे पास एक प्रोविजन है, नेशनल एसेंशियल लिस्ट, जो दिया जाता है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, एनपीपीए। वो डिसाइड करता है कि ये सब जो पैरासीटामोल हो गया या फिर जो भी और लिस्ट में मेडिसिन है उसका सस्ते भाव में मिल जाए। उस किसके थ्रू देगा? तो वो देता है जन औषधि सेंटर के अंदर। तो वैसी टाइप आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, जो बात करेगा कि कैसे लोगों को तक अवेयरनेस पहुंचाए, कैसे बताए, कैसे हम स्कीम के लिए कार्ड दे, उसके लिए आयुष्मान वेलनेस सेंटर है। तो इसको आयुष्मान वेलनेस आरोग्य मंदिर कहलाएगा। मंदिर क्यों कहलाएगा, ये सोचना चाहिए, क्योंकि मंदिर जो होता है ना, पवित्र जगह होता है। तो ऐसा बोलना चाह रहे प्राइम मिनिस्टर कि ये जो कर्म है, ये भी एक पवित्रता के हिसाब से ही, एक तरह से। तो अप्रोक्सीमेटली 1.6 लाख आयुष्मान हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, जो प्रोवाइड करता है प्राइमरी हेल्थ केयर टू बोथ मैटरनल एंड चाइल्ड सर्विसेज। सब होता है इसमें, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ओरल एक्सेट्रा। तो इसको लिख लेना फ्रेंड। कोटि दीपोत्सव, लाइटिंग ऑफ 1 करोड़ लैंप्स, कार्तिक पूर्णिमा डे ऑन संडे, विजयवाड़ा में। थंडरस्टॉर्म एंड रेन बैटर गुजरात। तो इसके लिए क्या प्रोविजन किया है? इसके कारण तो बहुत सारे जो क्रॉप्स है वो तो डैमेज हो जाएंगे। तो कुछ क्या प्रोविजन किया गया सरकार के अंदर में कि इसको रोक सके डैमेज को, या फिर कुछ इम्पैक्ट ज्यादा नहीं हो? करूँ ना? आई थिंक जो अनसीजनल रेन्स है और जो थंडर स्टॉर्म है, उसमें आईएमडी का ये रोल होता है कि वो इन एडवांस फार्मर्स को बता सकता है, जिससे कि हम अपनी स्टोरेज फैसिलिटीज जो है उसको थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं। बाकी आई डोंट थिंक सो कि उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। बात है कि ये बोल सकते थे डैमेज होता है क्रॉप, उसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी है उसमें, कि आप कैसे प्रमोट कर सकते हैं कि जो भी क्रॉप इंश्योरेंस प्रोग्राम, जो भी थंडर स्टॉर्म, रेन बैटर, अर्थक्वेक होता है, फैमिन आता है, तो सब में आपको एक मिल जाता है, बस इंश्योरेंस मिल जाता है। वो भी है। बंदीपुर नेशनल पार्क इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव। वो कहाँ पे है? कर्नाटका और तमिलनाडु के और केरला के जो बॉर्डर के उस अराउंड ही है, नीलगिरी फॉरेस्ट के अंदर बंदीपुर आता है। तो नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व है, इट इज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ट्रू और फॉल्स? अच्छा, No, it is not part of World Heritage. सर्च करना करो ना, इट इज पार्ट। और दूसरा कि नीलगिरी वाइल्ड लाइफ, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, उनमें कौन कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और नेशनल पार्क है, वो एक बार स्टेट कर दो प्रेरणा, सर्च करके मैं आगे जाता हूँ। आज प्रकाश उत्सव है श्री गुरु नानक देव जी। श्री गुरु नानक देव जी का कंट्रीब्यूशन क्या रहा है सोसाइटी के लिए, दिव्या? ये 15-16 सेंचुरी में थे, इन्होंने लंगर स्टार्ट किया था, सिख धर्म की स्थापना की थी। मतलब कि लंगर स्टार्ट किया था, तो वो इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने सिख सिख धर्म की। हाँ, तो पहले जो वर्ड यूज करना है वो पहले आना चाहिए। दूसरा की बात कर सकते हैं, वो उनके कंटेम्प्रेरी रूलर कौन थे? अगर बोला जाए तो कंटेम्प्रेरी में रूलर कौन थे जब ये थे? तो अकबर। गलत, बाबर थे। अकबर के समय में तुलसीदास थे। भक्ति के एंड लिए बहुत उन्होंने इम्पोर्टेंट। एम्पावरमेंट के लिए भी काम किया था, कि वुमेन को रिस्पेक्ट मिले और इक्वल ट्रीटमेंट मिले, उस चीज के लिए भी काम किया था। हाँ, ट्रू। और दूसरा है कि निर्गुण भक्ति और दूसरा सगुण सगुण भक्ति भक्ति। में डिफरेंस क्या है? अच्छा,
निर्गुण भक्ति ये होती है कि कोई मूर्ति पूजा या उस चीज को प्रमोट नहीं किया जाता, सिर्फ आत्मा को, या फिर कोई ये नहीं है कि किसी चीज को हमने भगवान का नाम या किसी भी को भी मटेरियल फॉर्म में नहीं देखा जाता, बस ये देखा जाता है कि है। सद्गुण भक्ति में हम ये देखते हैं कि मूर्ति पूजा की जाती है या इस तरह की चीजें इन्वॉल्व हो जाती है, उनके तरफ अलग अलग तरह के भाव से प्रकट किया जाता है, जैसे कि श्रृंगार रस आ जाता है, दास्य भाव आ जाता है, इस तरह से उनमें डिफरेंस होता है। ट्रू। कि निर्गुण भक्ति में बताया, उन लोग बोलते हैं निर्गुण भक्ति के फेमस एग्जाम्पल है गुरु नानक जी और कबीर। और सगुण कबीर, भक्ति के लिए चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई, सॉरी भाई नहीं, मीराबाई, दास, फिर हाँ गुरुदास। सब कोई, हाँ अधिकतर जो सगुनी है से जो मूर्ति पूजक बात करते हैं, बोलते हैं कि भाई अगर भगवान हर ही जगह है तो मूर्ति में भी है, इसे डीटी बोला जाता है। तो सगुण निर्गुण बोलते हैं कि भगवान हर जगह, जरूरत नहीं है मूर्ति में करने का। तो दोनों में बस ये डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस। नेक्स्ट नेक्स्ट तो आर्टिकल। जैनिज्म और हाँ, बुद्धिज्म में भी हम आइडल वर्शिप को फॉलो करते हैं। जैनिज्म और बुद्धिज्म में भी आइडल वर्शिप को फॉलो करते नहीं, भगवान नहीं मानते। जैनिज्म बुद्धिज्म में बस फर्क ये है कि जैनिज्म भगवान को मानते ही नहीं, दे डू नॉट बिलीव इन गॉड थ्योरेटिकली ऐसे। और दूसरा चीज है कि जो नहीं नहीं औशिक, कैसे नहीं, भगवान को नहीं औशिक मानते मैं जैनिज्म। बता देता। हेलो। हाँ बोलो। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि जो जैनिज्म में ना, मतलब ऐसा नहीं है कि भगवान को नहीं मानते, लेकिन बेसिकली वो आइडल वर्शिप जो है उसमें बिलीव नहीं करते। जो पिक्टोग्राफिक जो इमेजेस होती है उनको तो मानते हैं। तो कम्प्लीटली ऐसा नहीं बोल सकते कि आइडल को नहीं मानते हैं, मानते हैं, क्योंकि भगवान महावीर भगवान की जो भगवान गॉड को नहीं मानते, वो मैं बताना चाह रहा हूँ। आइडल वर्शिप तो करते ही, पता है नहीं वो तीर्थंकर महावीर करते, को ही गॉड मानते हैं। हाँ। गॉड नहीं मानते, वही बता रहा ना। गॉड मानते ही नहीं, वो तीर्थंकर मानते हैं। वो बोलते हैं कि पहले भी लोग आए थे जो जीना जीना बोलते GINA, आए थे देश में, पूरा दुनिया भर में इस धर्म की स्थापना किया था, मतलब उन लोग के हिसाब से। और तो महावीर जो है ना, उसी में से एक है, 24th है वो। ऐसे पहले भी आए थे सब कुछ। तो उसमें से पारसनाथ भी हैं, फिर भद्र बहु बोला है तो वो भी हैं, सब कोई। तो भगवान को नहीं मानते वो गॉड को नहीं मानते, ये तो डिफरेंस है ना। अब बुद्धिज्म में है कि वो शून्य के हिसाब से चलते हैं, कि वो मानते नहीं है। हाँ। और सोल का नहीं मानते, आत्मा नहीं मानते, ये बुद्धिज्म में। और लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे उसमें भी आ गया मूर्ति पूजा करने, क्योंकि वज्रयाना और महायाना में होता है, लेकिन दूसरे फॉर्म हीनयाना में नहीं होता है। जो बुद्धा का इमेज है, उनको इमेज की वर्शिप नहीं किया जाता है हिनयाना में। हिनयाना ओल्डर व्हीकल है और न्यूअर व्हीकल आपका ये महायाना है। और एक और अच्छा एक आचरण ने कहा कि डिफरेंस इन द टॉक्ड अबाउट सोल एंड आत्मा। ट्रू, उसी में फर्क है कि जैन मानते हैं कि हर आदमी में, हर एक चींटी में भी सोल है, पत्थर में भी सोल है, हर जगह सोल है। लेकिन बुद्धिज्म नहीं मानते ये चीज। रीबर्थ के चक्र को तोड़ने की बात करते हैं कि कर्म होते हैं, रीबर्थ होता है, तो उस चीज को ब्रेक किया जाए ताकि मोक्ष नहीं हो, तो उसकी प्राप्ति। तो कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, जीनिज्म रिकॉग्नाइज एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ठीक है, अगर आंसर सर से बोल देते हैं मैं देख लूंगा एक बार। बुद्धिज्म डू नॉट। ठीक है, अगर सही है तो आप इसको एक बार ग्रुप पे डाल देना कि एग्जैक्टली एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को मानते हो। देन कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द फ्लीट चाहिए। न्यू 9 लाख न्यू ट्रक्स आर एडेड टू इंडियन रोड्स एवरी ईयर। 9 लाख न्यू ट्रक्स, उसके कारण कितना पोल्यूशन होता है और इमिशन कितना होता है वो बात कर रहे हैं। तो अगर इलेक्ट्रिफिकेशन अगर हो, इलेक्ट्रिफाइड रेल फ्रेट ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, तो हम लोग बात करते हैं एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो ऐसा अगर प्रमोट किया जाए तो उससे भी नहीं होगा जो CO2 एमिशन कहूँगा। बस फर्क ये है कि जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रमोट कर रहे हैं वो कार्बन न्यूट्रल होना चाहिए। अभी ऐसा है कि नहीं, जैसे ग्रीन फ्रेट कॉरिडोर बात किया है तो एक्सप्रेस वे, नेशनल हाईवे,
are termed as green freightway corridor. और तो ट्रक ट्रक इलेक्ट्रिफिकेशन का बात किया है। ट्रक इलेक्ट्रिफिकेशन लॉन्ग टर्म में अभी ऐसे पहुंचना मुश्किल है, क्योंकि इंडिया में अभी जो ट्रक फ्लीट है इट इज अराउंड, ऐसे डेटा नहीं दिया हुआ लेकिन ये बताया जाता है कि 1.7 करोड़ पहुंच सकता है ट्रक इंडिया में अभी। 800 बिलियन लीटर्स ऑफ डीजल टिल 2050, तो बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए हमें ई ट्रक्स चाहिए। पब्लिक व्हीकल की बात करते तो ई ट्रक्स भी चाहिए। तो इलेक्ट्रिक ट्रक से अप्रोक्सीमेटली 1.5 करोड़ होगा 40 लाख से, तो जाम दाम भी ज़्यादा रहेगा, तो उसको ट्रांजिशन करना मुश्किल रहेगा इंडिया में। इंडिजिनस ट्रक्स अभी इंडिया में कौन सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चर कर रहा है? आप बता देना, मैं तो दो ही जानता हूँ, एक तो अशोक लेलैंड, टाटा, ये तो और भी है, तो आई थिंक वो मेजर। आइशर, क्या? अशोक लेलैंड, टाटा, आइशर, तीनों। हाँ। Divya, please share the next link. We will continue that.